नमस्कार दोस्तों, एलएसएल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो प्यार और सपोर्ट आपने हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, जो एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहाँ डिफाइन है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 124। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो आपका सेक्शन 126 में डिफाइन है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हाउ मैनी पार्टीज आर देयर। तो दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं? तो दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 पार्टीज। और दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें 3 पार्टी होती हैं। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज़। तो दोस्तों, जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का वो कैसा है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 126। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हाउ मैनी पार्टीज आर देयर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 पार्टीज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो कहाँ डिफाइन है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 148। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक इज़। तो दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक में कोई पैसे ऐसे डिपॉजिट कराते हैं या कोई गोल्ड वोल्ड डिपॉजिट कराते हैं तो वो आपका ना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। वो आपका सिंपल एक रिलेशन होता है क्रेडिटर और डेटर का। क्योंकि दोस्तों, आप जो है सिर्फ पोजेसन देते हो, उसकी जो ओनरशिप होती है वो आपके पास ही होती है। ठीक है ना दोस्तों, यही एक रीज़न है, इसीलिए ये जो है एक रिलेशन है क्रेडिटर और डेटर का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ बेलमेंट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परमानेंट ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द बेली मेक्स अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स द बेलमेंट इज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल एक्साइजिंग पर्टिकुलर लिन द गुड कैन बी स्टॉप्ड। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टिल द रिम्यूनरेशन इज पेड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल लिन कैन बी एक्सरसाइज बाय। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ बैंकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ। तो दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस वाले हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी के सभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कंडीशन इंक्लूड होती है कि अगर ऐसा होगा तो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट बट अकॉर्डिंग टू द लॉस सफर्ड बाय अ इंजर्ड पर्सन इज अ। तो दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टी हु गिव द इंडेमनिटी इज नोन एज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द इंडेमनीफायर। तो दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक तो होता है आपका इंडेमनीफायर और एक होता है आपका इंडेमनिटी होल्डर। तो दोस्तों, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो वह पर्सन होता है जिसको मतलब गारंटी दी जाती है कि भाई अगर तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। और दोस्तों, जो इंडेमनीफायर होता है वो वह पर्सन होता है जो गारंटी देता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A contract in which one person promised to compensate the other for the loss suffered by him due to the conduct of the promisor or any other person is known as। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा ये पूरी की पूरी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। और दोस्तों, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। On making the payment of the loss suffered by indemnity holder, the indemnifier right are not provided in any section of the Contract Act. Thus, he get। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर है, उसने लॉस किया है और जो आपका इंडेमनीफायर है उसने उसकी पेमेंट कर दी है। तो उसके बाद जो इंडेमनीफायर है उसके पास कोई राइट वाइट है या नहीं है, तो ये
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि उस पर क्या किस तरह के राइट होंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो राइट्स आपके इंडेमनिटी होल्डर के होते हैं वो सभी राइट स्विच होकर चले जाते हैं इंडेमनीफायर के पास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द राइट ऑफ श्योरिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अ पर्सन हु प्रॉमिस टू डिस्चार्ज अनदर लाइबिलिटी इज नोन एज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है वो है ऑप्शन डी, द श्योरिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गारंटी गिवन फॉर द माइनर डेप्ट इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वैलिड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेम एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ अ ओनरशिप ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, वो बिलमेंट कहलाएगा, प्लेज कहलाएगा या हाइपोथिकेशन कहलाएगा। तो दोस्तों ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका जो करेक्ट, एक मिनट, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा बिलमेंट होता है उसमें हम पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, ना कि ओनरशिप। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो ये आपका ऊपर दिया हुआ है ये बिलमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स डिलीवर हिज कार टू वाई फॉर रिपेयर, हेयर वाई इज अ। तो दोस्तों इसमें वाई क्या होगा, तो दोस्तों वाई जो होगा इसमें वो बेली होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द प्लेज द पर्सन हु प्लेजेस इज नोन एज। तो दोस्तों उसको प्लेजर कहेंगे। तो दोस्तों उसका जो एक अलग जो नाम है वो पौना और पौनी करके भी होता है, अगर शायद आप लोगों ने सुना हो पौनर और पौनी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, उसको प्लेजर और पौनर एक ही होता है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज टू द बेली ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट इन द गुड्स बेल्ड बट अननोन टू हिम इन द केस ऑफ अ बिलमेंट। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने अगर बिलमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बिलमेंट दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट जो होता है वो बिलमेंट होता है जिसमें हम किसी से कुछ चार्ज वार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे हम रिश्तेदारी में या भाई बंदी में अपनी कोई चीज़ दे देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते हैं। और दोस्तों जो नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें हम पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट होगा तो उसमें आप दोनों डिफेक्ट्स के लिए लाइबल होगे, चाहे आपको नोन हो या अननोन हो। लेकिन अगर उसी की जगह पे आपका ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट होता तो आप सिर्फ उसी डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते जो आपको पता है, आप उसके लिए नहीं होते जो आपको नहीं पता। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोऑपरेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश मीन्स टू मेक गुड द एक्चुअल लॉस कॉज टू द इंश्योर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडेमनिटी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन रेफर्स टू। तो दोस्तों उसको कहेंगे एजेंट। तो दोस्तों ये जो करेक्ट इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, एजेंट। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको पता होगा कि एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल डेटर एजेंट को अपॉइंट करता है अपने अंडर में, और जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल डेटर को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने। तो दोस्तों ये एजेंसी का कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एजेंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अपॉइंटेड बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ आर ड्यूटी ऑफ अ बेली। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे बेली की ड्यूटी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेली की ड्यूटी होती है वही बेलर्स के राइट होते हैं, और जो बेलर्स के राइट होते हैं वही बेलीज की ड्यूटी होती है। तो आप इसमें एक का भी अगर याद कर लेंगे ना तो आपको वो हर जगह काम आएगा, चाहे वो आपका प्लेज हो, चाहे आपका मॉर्गेज हो, चाहे आपका कुछ भी हो, क्योंकि इसमें जनरली सेम यही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार एक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके सारे हर क्वेश्चन में आप बना बना के भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू मेक अ रीजनेबल केयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन अ बिलमेंट द बेली डैश फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों देख लेते हैं। इन अ बिलमेंट द बेली कैन नॉट सेल द गुड्स, इन अ बेलमेंट द बेली रिटेन द गुड्स, इन अ बेलमेंट द बेली स्यू फॉर नॉन पेमेंट और फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो दोस्तों से कहने का मतलब ये है कि जो तीनों ही जो ऊपर कंडीशन दे रखी है ये सब जो है ये बेली के पास है कि बेलमेंट के केस में बेली इन सबको यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट हैव अ राइट ऑफ जनरल लिन। तो दोस्तों हमसे इसमें पूछा गया कि इनमें से किसके पास जनरल लिन का जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फाइंडर ऑफ गुड्स। बाकी दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं जो बैंकर्स होते हैं, वॉर फिंगर्स होते हैं, फिर फैक्टर और पॉलिसी ब्रोकर्स होते हैं, उन सबके पास जो है जनरल लिन का जो होता है ऑप्शन वो होता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बिजनेस कैन हैव। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी दो तरह की पार्टनरशिप होती हैं, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी और एक होती है आपकी क्या कहते हैं बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड। तो दोस्तों आपकी जो बैंकिंग सर्विस रिलेटेड होती है उसमें जो मोर देन मिनिमम का जो क्राइटेरिया होता है नंबर का उसमें दिया होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नॉट मोर देन 20 पार्टनर्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस कैन हैव। तो दोस्तों देखो जैसे मैं आपको बता रहा था तो उसी का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे बैंकिंग पार्टनरशिप होती हैं उसमें जो है ना कम से कम कितने मेंबर चाहिए होते हैं, मोर देन मतलब जिससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगर आप कोई बैंकिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें आपके मैक्सिमम 10% हो सकते हैं, और अगर आप ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो आपके उसमें मैक्सिमम 20% हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इक्वली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म बाय द पार्टनर्स बाय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिटन और ओरल। तो दोस्तों जो पार्टनरशिप होती है वो रिटन ओरल दोनों ही तरीके से जो है क्या कहते हैं पार्टनरशिप हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो आप उसको रजिस्टर्ड करें या फिर ना करें। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसे आजकल चल रहा है तो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी फर्म को या अपनी पार्टनरशिप जो भी आपकी है उसको आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो आप किसी भी पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, ना ही कोई पार्टी आपके ऊपर केस कर सकता है। तो मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का कोर्ट से मतलब रिलीफ नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों इस केस में क्या है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Any partners who investment in the business but does not take active part in the business is। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर मतलब इन्वेस्टमेंट तो करता है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उसके कंडक्ट में बिजनेस के, तो उस पार्टनर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्लीपिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप को उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पार्टनरशिप डीड। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द। तो दोस्तों जो पार्टनरशिप है वो खत्म कैसे हो जाती है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि दोस्तों ऊपर जो जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं ये तीनों ही कंडीशन में जो आपकी पार्टनरशिप है वो खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों बात चेक कर लेते हैं। पहला, डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों अगर पार्टनरशिप के मेंबर्स में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो आपकी पार्टनरशिप है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, या फिर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर बाय गिविंग नोटिस, अगर वो चाहें तो मतलब नोटिस देके भी अपनी पार्टनरशिप हमको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो कंडीशन है ये पार्टनरशिप को ख़त्म करने के काम पे यूज़ आती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल गुडविल इज़ क्रिएटेड टू द अकाउंट ऑफ। तो दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है पार्टनरशिप की तो जो गुडविल होती है ना, वो किन लोगों में बांटी जाती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑल पार्टनर्स के अंदर बांटी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं दोस्तों। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में अगर कोई मान लो नया पार्टनर आता है या फिर कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिवैल्यूएशन होता है अकाउंट का वो लॉस प्रॉफिट का किया जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ ऑल द पार्टनर्स बट वन आर इंसॉल्वेंट इट इज़। तो दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डेट बनती है तो उसमें ऑलरेडी क्लोज डाल दिया जाता है कि भाई अगर हमारे मेंबर्स कम भी होते हैं तो भी हमारी जो पार्टनरशिप है वो चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसका एक कैप लगा दिया है कि इससे नीचे कम नहीं होगी लेकिन ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। इफ़ नो प्रोविजन इज मेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों वो होगी आपकी पार्टनरशिप एट विल, जिसमें क्या होता है दोस्तों कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया जाता कि हम इतने समय के लिए पार्टनर है, वो जब चाहे अपनी पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और जब चाहे उसको खत्म कर सकते हैं। तो ऐसी जो पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पार्टनरशिप एट द विल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु डिक्लेयर बाय वर्ड ऑफ माउथ एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसको कहते हैं स्टॉपल पार्टनर। तो दोस्तों आई होप आप स्टॉपल पार्टनर के बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। द डिसीजन ऑफ अ गार्नर वर्सेस मूरे वॉज गिवन एन। तो दोस्तों एक केस था गार्नर वर्सेस मूरे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। तो इसके जो बारे में फैक्ट्स है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो केस था ये कौन से ईयर में आया। तो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1904। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Under the Supply of Goods and Services Act 1982, the term implied into the contract that the supplier will carry out the service with reasonable case and skills is treated as। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनोमिनेट टर्म।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट द सेलर हैज़ अ ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। व्हाट इज़ द लीगल मीनिंग ऑफ डिलीवरी। तो दोस्तों इसमें हमसे डिलीवरी का मीनिंग पूछा गया। तो दोस्तों डिलीवरी का जो आंसर होता है वो होता है द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों मैं बता रहा इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनरशिप ऑफ द गुड्स ऑलवेज पास व्हेन फिजिकल पोजीशन पास टू द बायर। तो दोस्तों जो ऑप्शन है ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी जितने भी इसमें 3 दे रखे हैं दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके जैसे भी है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1989 है दोस्तों, यहाँ पे इम्प्लाइज वेरियस टर्म्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड बट व्हाट टाइप ऑफ गुड आर नॉट इंक्लूड अंडर द एक्ट। तो दोस्तों इसमें मैं बताया कि जो लैंड रहता है वो गुड्स में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों मैं बतानी इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जितनी भी स्टेटमेंट दी हैं सब इनकरेक्ट दे रखी हैं, सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों आप ये वाली एक बार देख लीजिए। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979 अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड वेयर ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू बायर एंड टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप एट अ लेटर डेट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाद बाकी सारे गलत हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर्स ओनली। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडेमनिटी अराइजेज फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय इवेंट और एक्सीडेंट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर और एनी अदर पर्सन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर टू सेव फ्रॉम लॉस which may be caused either by conduct of the promisor or by the conduct of any other person is called। तो दोस्तों यहाँ पे जो गारंटी है ये गलत दिया हुआ है, ये इंडेमनिटी ही है। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच वन पार्टी प्रोमिस टू अदर टू सेव फ्रॉम लॉस विच मे बी कॉज्ड आइदर बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी थर्ड पर्सन। जी, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडेमनिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो दोस्तों इसमें बताना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज़ होते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है पार्टीज़ 2 होती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें गलत है, यहाँ पे खाली आएगा 2 पार्टीज़ और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। होगा तो आपका ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होगा, और अगर बेलमेंट विद रिवॉर्ड होगा तो वो आपका जो होगा नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। लीन मीन्स। तो दोस्तों लीन का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अ लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये लीन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द बेलर इन प्लेज इज़ नोन एज। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है जो बेलर है उसको प्लेज के केस में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो पोनर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पोनर है या प्लेजर है ये दोनों एक ही वर्ड है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्लेज डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ गुड। तो दोस्तों डिलीवरी कैसी होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अप्रूवल टू द एक्ट बाय पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट इज डन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइसेंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड। तो दोस्तों जो एजेंसी है वो कैसे टर्मिनेट होती है, इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इन सभी कंडीशंस में जो है आपकी एजेंसी वो टर्मिनेट हो जाती है। तो देख लेते हैं। बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी, बी बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बाय आइदर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में जो आपकी एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड इज डेवलपिंग थ्रू। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑफ गुड एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज़ द एक्ट नंबर। तो दोस्तों हमसे एक्ट नंबर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसमें आपसे एक्ट नंबर पूछा जाता है, तो आपको हर किसी का एक्ट नंबर पता होना चाहिए। बल्कि मेनली जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी या फिर एविडेंस, इनको तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। तो ये 1930 में जो एक्ट्स पास हुए थे उसमें इसका 3rd नंबर था सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज डेल्ट विद इन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर रिप्लेस्ड बाय द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो दोस्तों आपके सेक्शन 76 से लेकर जो 123 तक है उनको सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डाल दिया गया है। पहले जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट होता था आपका, ये आपका इसी का पार्ट होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गुड विद इन द मीनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, कुछ भी हो, ये सब आपके गुड्स के अंदर आएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेल इफ़ बायर फेल टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स और इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसमें जो फिर सेलर है उसके पास कौन कौन से मतलब पावर रह जाती हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, द सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, द सेलर कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेज ओनली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट अ कन्वेंस। तो दोस्तों कन्वेंस क्या होता है? कन्वेंस कुछ नहीं होता है, एक एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इज एप्लीकेबल व्हेन द गुड्स परिश्ड। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जब गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसमें जो सेक्शन 8 है वो अप्लाई होता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द वैल्यूअर हैज़ बीन फ्रॉडलेंट और नेग्लिजेंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, द वैल्यूअर इज लायबल टू द पार्टी हु सफर्ड लॉस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टाइम इज कंसिडर एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव केसेस। तो दोस्तों देख लीजिए वो केसेस हैं जहाँ पे जो टाइम है वो बहुत एसेंस होता है और अगर वो चीज़ टाइम पे नहीं परफॉर्म की गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो देख लीजिए, जिसका पहला ऑप्शन है वेयर प्राइस इज लायबल टू फ्लक्चुएट, वेयर डिले ऑपरेट एज एन इंजरी, वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर इट टू बी सो कंस्ट्रक्टेड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप बर्थडे का एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर में 26 तारीख को किसी का बर्थडे है, तो आप कोई केक ऑर्डर करते हैं और वो केक वाला आपको 27 को ला के देता है, फिर 28 को ला के देता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द हार्ड कोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नॉन फुलफिलमेंट में अपसेट द वेरी बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड दोस्तों, जी तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों वो कंडीशन एंड वारंटी अपसेट वेरी बेसिस द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों आप इसमें ये देख लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा गया। इसमें पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द हार्ड कोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नॉन फुलफिलमेंट में अपसेट द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों वो वारंटी होगी ना कि वो कंडीशन होगी। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी वो कंडीशन होगी ना कि वारंटी। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए कंडीशन, ये सी नहीं है इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 मैंडेट दैट द गुड शेल करस्पॉन्ड टू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सैम्पल एंड डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैविएट एम्प्टर मीन्स। दोस्तों कैविएट एम्प्टर एक लीगल टर्म है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेट द बायर बीवेयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डील विद फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स आर कंटेंट इन सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो दोस्तों हमारे सेक्शन 20 से लेकर 24 है, ये हमारा स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्क ऑफ लॉस एज अ रूल लाई ऑन द। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, ऑनर के ऊपर होता है। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, प्राइमी फेसाई। तो जैसे दोस्तों रिस्क जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करते हो वैसे ही आपका जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ रिस्क अराइजेज व्हेन द गुड्स विच आर एग्री टू बी सोल्ड आर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, चाहे लॉस्ट हो, चाहे डिस्ट्रॉय हो, चाहे डैमेज हो, इन तीनों ही केसेस में जो है आप का जो क्या कहते हैं रिस्क है वो अराइज होता है। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैज़ डैश चैप्टर। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें कितने चैप्टर हैं। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8 चैप्टर हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। व्हेन डिड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम इनटू फोर्स। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है वो कब आया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अक्टूबर 1932। चलिए दोस्तों, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप वॉज कंटेन्ड इन।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई आता था तो वो यही आता था। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर चार चार एक्ट जो है एक साथ डाले हुए थे। इसमें आपका क्या कहते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी था, आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी था, आपका इसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी था, इसमें आपका पार्टनरशिप भी था। तो दोस्तों आगे चल के क्या हुआ कि इन सब में बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो राइजेस होने लगे, तो उनको सॉल्व करते करते इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने लगे, तो जिससे बुक है और ज़्यादा बल्कि होती जा रही थी। और उन्होंने सोचा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है इन सबको एक साथ रखने का, तो उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग करके एक सेपरेट एक्ट बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Prior to the enactment of the Indian Partnership Act 1932, law relating to the partnership was contained in chapter of the Indian Contract Act। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से चैप्टर में पार्टनरशिप के पहले प्रोविजंस थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 11 चैप्टर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, एलियन एनिमी। तो दोस्तों जो एलियन एनिमी होते हैं वो आपके पार्टनरशिप में मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू इंडेमनिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, विल नॉट सीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। नो पार्टनर शुड कैरी ऑन एनी बिजनेस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों देख लेते हैं एक बार। ऑफ द सेम नेचर ऑफ द फर्म बिजनेस और कंपीटिंग विद द फर्म। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कंडीशन है ये जो है आप एक बार अलग होने के बाद बिजनेस से दोबारा नहीं स्टार्ट कर सकते। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर। तो दोस्तों जितने भी पहले पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वो सब एजेंट होते हैं एक दूसरे के। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है बी, सर्वाइव इवन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर इन फर्म मीन्स। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका पहला ए में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक सेकंड। चलिए दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो फिनिश होती है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।